अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैर खान और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाउ। आज एक एक्सक्लूसिव एपिसोड में हम कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से उसके बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन उसके जो इम्प्लिकेशंस हैं, उसके असरात हैं, वो हमारे माशरे में बहुत नज़र आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे निकाह नामे की और किस तरीके से हमारे निकाह नामे से हमारी आवाम को आगाही नहीं है कि उसमें क्या क्लॉजेज हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो दीनी तौर पर, शरई तौर पर और कानूनी तौर पर लड़की और लड़के को हकूक हासिल हैं, जो इस डॉक्यूमेंट में, जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, निकाह नामे का ये डॉक्यूमेंट जिसको शादी के वक्त पाकिस्तान में लड़का और लड़की साइन करते हैं। ये डॉक्यूमेंट किस तरीके से वो तमाम हकूक जो इस्लाम एक लड़का और लड़की को इस रिश्ता इज़्दिवाज में देता है उसको उसकी यकीन दहानी करवाता है, और अनफॉर्चुनेटली कैसे उन तमाम क्लॉजेस को, उन तमाम कॉलम्स को बगैर पढ़े काट दिया जाता है, उनकी रूह को समझा नहीं जाता और उनको उस पर अमल नहीं किया जाता। अगर इस डॉक्यूमेंट को, जो इस वक्त मेरे सामने है निकाहनामा का डॉक्यूमेंट, इस वक्त आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, अगर इस डॉक्यूमेंट को कानूनी तौर पर इसके हर क्लॉज को तरीके से शरई जो कवानीन है उनके मद्देनजर फिल किया जाए तो ये लड़की और लड़के की रिश्ते इज़्दिवाज को, फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर देता है। और जो पाकिस्तान में जो हमारे माशरती मसाइल हैं, हमारे घरेलू मसाइल हैं, उनमें से बहुत सौ का हल तो यही डॉक्यूमेंट निकाल देता है अगर इसको शादी से पहले, निकाह से पहले तरीके से सॉल्व किया जाए। तो इस वीडियो में एक एक क्लॉज को तफसीली तौर पर बयान करेंगे, उसकी शरई और कानूनी हैसियत को भी जिक्र करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में जो निकाहनामा राइज होता है उसकी तमाम तफसीलात की। निकाह नामे की जो पहली से लेके 12वीं क्लॉज तक है, ये बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन की होती है। इसमें लड़का लड़की के नाम, उनके वालिद के नाम, उनके गवाहान जो शादी के मौजूद हैं, तारीख निकाह, ये तमाम तफसीलात, किस ज़िले में की जा रही है, उसको कौन सी यूनियन कौन से लगती है, ये तमाम बेसिक जो तफसीलात हैं ये क्लॉज नंबर 1 to 12 में आती हैं, जिस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो इसमें तो किसी किस्म का शक व शुबात नहीं मौजूद। अब आती है बारी क्लॉज नंबर 13 से लेके क्लॉज नंबर 20 तक। ख़वातीन और हज़रात, ये वो क्लॉजेस हैं, ये वो कॉलम्स हैं जिनको फिल करके आप जो तमाम हकूक दीन इस्लाम एक लड़की और लड़के को देता है, इस मुआहदे को, इस निकाह के वक्त उसको अवेल कर सकते हैं। हदीस मुबारका है सही बुखारी की वॉल्यूम नंबर 6 हदीस नंबर 5151 5151। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर वो तमाम शर्तें जो तुमने पूरी करनी है, वो तमाम वादे, तमाम अहद जो तुमने पूरे करने हैं, उनमें से सबसे ज़रूरी वो अहद हैं जिनके इवज़ तुमने निकाह किया है। यह हदीस उलमाए कराम बयान करते हैं इन तमाम शराइत की अहमियत को एक्सप्लेन करने के लिए, और इन वो तमाम हकूक, वो तमाम वादे अहद जो निकाह के वक्त लड़के और लड़की के माबैन होते हैं, ये डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में उनका एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के तौर पर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, मगर बदकिस्मती से जैसे मैंने आपको बताया, हम उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। हम बात करें तो कॉलम नंबर 12 में, कॉलम नंबर 13 में बात की जाती है महर की रकम। यहां पर मेंशन किया जाता है हक महर। अब हक महर उलमाए कराम की नज़र में उसकी दो मकासद होते हैं। हक महर का एक सिंबॉलिक, एक अलामती मकसद ये होता है कि शौहर जो लड़का हो वो अलल ऐलान एक रकम दे के, एक फाइनेंशियल अमाउंट दे के इस बात का ऐलान करता है कि आज के बाद इस लड़की के नानो नफका की, इसकी तमाम ज़रूरियात की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मेरे ज़िम्मे हैं। एक ये सिंबॉलिक वजह है। दूसरा, अगर हक महर की जो डिटेल्स हैं उनको तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसको इस डॉक्यूमेंट पे सही से लिखा जाए, तो हक महर लड़की की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम होता है। हक महर की दो इकसाम होती हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। हक महर की दो इकसाम होती हैं, हक महर मौज्जल और गैर मौज्जल। मौज्जल वो हक महर होता है जो निकाह के वक्त कबूल है कहने से पहले लड़की के हाथ में पकड़ाया जाता है, लड़की को दिया जाता है। वो लड़की हक महर मौज्जल रिसीव करने के बाद ही साइन करती है। और हक महर गैर मौज्जल, जिसको मुवज्जल भी कहा जाता है, ये वो हक महर होता है जो निकाह नामे पे लिख लिया जाता है और इसको बाद में, शादी के बाद कभी भी शौहर अदा कर सकता है। और इसी हक महर के बारे में भी उलमाए कराम कहते हैं कि इसको बहैसियत कर्ज डील करना चाहिए लड़कों को और जल्दी से जल्द इसको उतार देना चाहिए। तो हक महर की ये दो इकसाम होती हैं। कॉलम नंबर 13 जहां पे महर की रकम लिखी जाती है, यहां पर मौज्जल और गैर मौज्जल दोनों को जमा करके लिखते हैं। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक लड़का लड़की के माबैन निकाह हो रहा है और वो हक महर में लिख रहे हैं 1 लाख नकद और 5 मरले का प्लॉट। तो कॉलम नंबर 13 में लिखा जाएगा
1 लाख नकद, 5 मरले का प्लॉट। अब चलते हैं कॉलम नंबर 14 की तरफ। कॉलम नंबर 14 में मेहर की कितनी रकम मौजल है, कितनी गैर मौजल। जो अभी हमने जिक्र किया कि जैसे मेहर के 2 इकसाम होते हैं, एक जो उसी वक्त दिया जाता है और जो बाद के लिए रखा जाता है। तो कॉलम नंबर 14 में आप ब्रेक डाउन करके लिखेंगे कि कौन सा हक मेहर, इस हक मेहर का कौन सा हिस्सा जो है वो उसी वक्त दे दिया गया, उसी वक्त दिया जाएगा, या और कौन सा हिस्सा बाद में दिया जाएगा। तो हमारी एग्जाम्पल जो अभी हमने ली उसके मुताबिक हम लिखेंगे 1 लाख नकद हक मेहर मौजल और 5 मरला प्लॉट हक मेहर गैर मौजल। कॉलम नंबर 15, आया मेहर का कुछ हिस्सा शादी के मौके पर अदा किया गया, अगर किया गया तो किस कदर। कॉलम नंबर 15 ख़वातीन हज़रात कानूनी माहिरीन की नज़र में और शरई तौर पर एक रसीद का काम करता है कि लड़की इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है कि जी हक मेहर मौजल जो है, जो उसी वक्त अदा किया जाना होता है, ये मैंने रिसीव कर लिया है। तो यहां पर वो हक मेहर मौजल की रकम दोबारा लिखी जाती है कि लड़की एक्नॉलेज करती है कि जी मुझे, मेरे पास ये रकम आ चुकी है। तो हमारी एग्जाम्पल में हम दोबारा लिखेंगे 1 लाख नकद दे दिए गए। कॉलम नंबर 16, आया पूरे मेहर या इसके हिस्से के एवज में कोई जायदाद दी गई है, अगर दी गई है तो इस जायदाद की सराहत और इसकी कीमत जो फरीकैन के माबैन तय पाई है। ख़वातीन हज़रात कॉलम नंबर 16 एक बड़ा ही तकनीकी कॉलम है और शरई तौर पे अगर आप इसको देखें तो ये आपको अंदाजा होगा कि दीन इस्लाम किस कदर डिटेल में जाके ख़वातीन के हुकूक की हिफाजत करता है। अगर हक मेहर में किसी किस्म की जायदाद को मेंशन किया गया है, चाहे वो हक मेहर मौजल है जो दे दी गई है निकाह के वक्त, या गैर मौजल यानी जिसका वादा किया गया है बाद में, तो कॉलम नंबर 16 में आपको उस जायदाद की एक एक डिटेल मेंशन करनी है। मिसाल के तौर पे अगर कोई जायदाद, कोई 5 मरले का घर दे दिया गया है तो उस घर का मुकम्मल पता, उसका ब्लॉक नंबर, उसका हाउस नंबर, उसका प्लॉट नंबर, सोसाइटी, एक एक डिटेल इस कॉलम में मेंशन की जाएगी ताकि फ्यूचर में कोई डाउट ना रहे कि कौन सी प्रॉपर्टी दी गई थी। और अगर आप वादा कर रहे हैं कि गैर मुअज्जल हक मेहर के तौर पे मैं 5 मरला दूंगा या कोई भी प्रॉपर्टी दूंगा, तो इस केस में आप यह भी डिसाइड करेंगे उस लड़की के साथ कि वो जो प्रॉपर्टी दी जाएगी उसकी कीमत क्या होगी। ये इसलिए जरूरी है कि मिसाल के तौर पे हमारी एग्जांपल में जहां हम गैर मौजूद हक मेहर में 5 मरले का प्लॉट लिख रहे हैं और अगर ये 16वां कॉलम ना फिल किया जाए तो शादी के कुछ अरसे बाद जो शौहर है, जो लड़का है, वो 5 मरले का प्लॉट किसी दूर दराज इलाके में 50-60 हजार का, जो कोड़ियों के दाम 5 मरले का प्लॉट होता है, वो अपनी बीवी के नाम पे करके कहेगा जी मैंने हक मेहर पूरा कर दिया। यहां पे होगी एक फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। इस चीज को रोकने के लिए शरई रिक्वायरमेंट यह है कि डिटेल मेंशन की जाए कि भाई 5 मरले का प्लॉट तो उसकी रकम क्या होगी, उसकी कीमत क्या होगी। तो कॉलम नंबर 16 में अगर प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या वादा किया जा रहा है वो लिखा जाएगा। हमारी एग्जांपल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं हक मेहर गैर मुअज्जल में 5 मरले का प्लॉट। तो मिसाल के तौर पे हम कॉलम नंबर 16 में लिखेंगे एक 5 मरले का प्लॉट जिसकी कीमत कम से कम 40 लाख रुपए होगी। ऐसा लिखने से एक पैक्ट कर लिया गया लड़के और लड़की में कि फ्यूचर में जब भी हक मेहर मुअज्जल अदा किया जाएगा 5 मरले प्लॉट की सूरत में, उसकी रकम कम से कम, उसकी कीमत 40 लाख रुपए होगी। इस तरीके से एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है बीवी को, लड़की को, कि उसके बाद किसी भी सूरत में हम बीवी एक फाइनेंशियली सिक्योर पोजीशन में चली जाती है। हक मेहर का एक और बड़ा बुनियादी पहलू इस तमाम बात के बाद जो हम जिक्र करना चाहते हैं कि हक मेहर एक वो चीज होती है जो शौहर अपनी बीवी को अदा किए बगैर तलाक नहीं दे सकता। हक मेहर मौजूल तो वो पार्ट हो गया जो आपने निकाह के वक्त अदा कर दिया, जिसकी रकम कुछ भी हो सकती है, जो नकद हो सकता है, कुछ भी जो उस वक्त अदा हो गया, और गैर मौजूल जो आपने बाद में अदा करना है। अगर बाद में कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की वजह से तलाक तक बात पहुंचती है तो शौहर ये गैर मौजूल की रकम अदा किए बगैर तलाक शरई और पाकिस्तान के कानून के तौर पे नहीं दे सकता। इस तरीके से अगर आप इन कॉलम्स को प्रॉपर्ली फिल करते हैं, डिटेल में फिल करते हैं और आपस में डिसाइड करके फिल करते हैं तो इस तरीके से लड़की की फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी एश्योर करता है। एक और बड़ा अहम पहलू जो उलमाए कराम एक्सप्लेन करते हैं हक मेहर के मुतालिक कि हक मेहर कितना होगा, क्या होगा, ये कोई शरई
इसमें किसी किस्म की कतगन नहीं है। हमें सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, अहादीस में मिलता है कि कुछ सहाबिया ने एक खजूर की जो गुठली है, एक खजूर जो है वो अपना हक में लिखवाया, कुछ ने एक ऊंट रखवाया, और हमें डिफरेंट इंसिडेंट्स मिलते हैं कि इसमें कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ये सिर्फ लड़की की सवाबदीद है कि वो कितना हक महर लिखवाना चाहती है। ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल शरई तौर पे भी एक लड़की की रिक्वायरमेंट है कि वो हक महर डिसाइड करते हुए इस चीज का तयन जरूर करे, इस चीज का कंसिडरेशन में जरूर लाए कि लड़के की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, वो कितना हक महर अफोर्ड कर सकता है। सो रिकमेंड ये किया जाता है उलमाए कराम की तरफ से और लॉयर्स की तरफ से कि हक महर के ये जो कॉलम्स हैं इनको प्रॉपर्ली फिल किया जाए दोनों फैमिलीज के माबैन बैठकर तसल्ली से, लेकिन बिल्कुल शरई तौर पे जो फाइनल से है कि क्या होगा और किस तरीके से होगा वो सिर्फ लड़की के पास है। निकाहनामे में मजीद जो क्लॉजेज हैं उनमें क्या डिस्क्रिप्शन है और वो किस तरीके से लड़की और लड़के के हुकूक की हिफाजत करते हैं, ये हम आपको बताएंगे इसी वीडियो सीरीज के अगले पार्ट में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह आपको और आपके तमाम जाने वालों को अपने ज़बान में रखे और आप मुझे फ्रेंड्स पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में रखिएगा।